बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025 और 26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन के 78 तरामीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025 और 26 आज से नाफिज अमल होगा। फाइनेंस एक्ट के तहत ने माली साल के बजट के तमाम तर इक़दाम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा साल के बजट में 623 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज किए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दिया गया है। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे शंघाई ताउन के इजलास में तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि कोई फरीक सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके हैं। भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता और इसे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, बदलती दुनिया में पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। इसाक़ डार ने कहा कि वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। मजीद कहा कि अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान का किशन गंगा और रतले मंसूबों से मुतालिक सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर करार दिया है कि इसे इस मुकदमे पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। तर्जुमान ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के इक़दाम को गैर कानूनी और यकतरफा करार दिया है और कहा कि यह इक़दाम मुआहिदे की रूह के मुनाफी है। पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया है कि वह सिंध तास मुआहिदे की मुकम्मल दयानतदारी के साथ पासदारी करे और मुआहिदे की मामूल के मुताबिक बहाली को यकीनी बनाया जाए। सवाद वाक़या क्यों पेश आया, कसूरवार कौन है, तहलका हेज इंकशाफात सामने आ गए। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि दरिया के बहाव में अचानक तब्दीली कब्जा माफिया की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने के बायस हुई। ज़राए के मुताबिक क्रशिंग माफिया होटल मालिकान ने दरिया किनारे मट्टी और पत्थर डालकर बंद बनाया था। सानहा सवाद की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सानहे का जिम्मेदार निजी कंट्रैक्टर ZKB को करार दिया गया है और नक्शेजात की मंजूरी देने वाले इदारों की निशानदेही भी ज़ेर गौर है। इरीगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी। बंद 26 जून को पानी के शदीद दबाव से टूट गया। बंद टूटने के वक्त सयाह दरिया के किनारे मौजूद थे जो तेज लहरों के बायस दरिया में बह गए। जबकि सवात में मौजूद सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया गया। मकामी लोगों और माहौलियाती कारकुनों की जानिब से बारहा निशानदेही के बावजूद जिले इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाज़रीन, सवात में हालिया सानहे के बाद ज़िले इंतजामिया के तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दूसरे रोज़ फ़ज़ा गट और बाईपास रोड पर दर्जनों गैर कानूनी पार्क्स, होटल्स और इमारतें मुनहदम की गई और सूरत हाल इस वक्त गैर मामूली हो गई जब ज़िले इंतजामिया की टीम विफाकी वज़ीर अमीर मकाम के होटल पर कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे तक रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई की ताख़ीर की वजह ज़रूरी कागजात और पटवारी का इंतजार बताया गया, जबकि इस दौरान इंतजामी एहलकारों को बार बार किसी से हिदायत लेते हुए देखा गया। कार्रवाई का आगाज तो हुआ लेकिन निहायत सुस्त रवि से होटल की 4 दीवारें गिराई गई, जिस दौरान होटल में मौजूद अफराद की जानिब से मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। इंतजामिया ने ऑपरेशन को मौखर करते हुए आइंदा दिन तक मुलतवी कर दिया। सानहा सवात पर सियासत न की जाए। सानहा सवात में जाम बहक अफराद के लवाहकीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ख़ानदान पहले ही शदीद सदमे में है। दुख की इस घड़ी को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हादसे में ख़ानदान के 10 अफराद डूब गए। KP की हुकूमत, सवात इंतजामिया, NGOs और इलाकाई अफराद ने हर मुमकिन ताउन किया। उन्होंने सियासतदानों की जानिब से दिए गए बयानात की सख्ती से तरदीद की है। मैं उन बच्चियों का सगा चाचा हूँ और मैं इस बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि आजकल मीडिया में कुछ सियासतदानों की तरफ से कुछ बयानात चल रहे हैं। मैं उनकी सब की तरदीद करते हुए सवात की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया और खसूसी तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन और 112 मैं ना मौके पर मौजूद हाँ
ਸਾਨਿਆ ਸਵਾਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਬੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। KPK ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ है। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ही कोऑपरेट किया है। हमारे यहाँ इतना बड़ा आसानी हो गया है, तो मेहरबानी करके आप लोग इस तरह की सियासत ना खेलें। हमारे अहले खाना को इस तरह की तकलीफ़ पहुँचाने वाले अल्फाज मत बोलें, क्योंकि यहाँ पे जब हमने रिसीव की थी बॉडियाँ वो बिल्कुल साफ़ सुथरी ताबूत के अंदर थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले कि मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। पाकपतन अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब मुस्तफ़ी हों। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। सानहे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन वाक़या पेश आया उसी रोज़ 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। अमवात की FIR होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। कि हमने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कानूनी मुमकिन है ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ वो हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह तमाम ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। तो अगर हम एयर एम्बुलेंस लेके जाते वहाँ पे, MI-17 हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, मौसम भी ख़राब था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर इस बात का और जगह भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हादसे का ज़्यादा इम्कान था बनिस्बत लोगों को रेस्क्यू करने। मुबारकबाद दूंगा मौलाना फजल रहमान साहब को कि उनकी इंतहाई दिन रात की मेहनत और कोशिश के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, और जिसके बाद आज अदालतें इस तरह के फैसले कर रही हैं। नाज़रीन, नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं, लेकिन सानिया सवात पर सवालात के जवाब दरकार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। PTI वाले सर से पाँव तक करप्शन से लथड़े हुए हैं। गुज़श्ता हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सेहत कार्ड बंद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। कि सवाद के वाक़े के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। हम वो सियासी गिद्ध नहीं है, ये सियासी गिद्ध लाशें ढूंढ रहे होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24 चीफ मिनिस्टर साहबा के नाम से, और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। जुलाई 2025 से बिजली के बिलों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का मामला। वज़ीर तवानाई सरदार वैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खतूत लिख दिए। खतूत में लिखा गया है कि वज़राए आला चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वसूली की वजह से पेचीदगियों को दूर करने में ताउन करें। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि बिजली की बुलंद कीमतें पहले ही एक बड़ा चैलेंज हैं। मुख्तलिफ लेवीज़ का इजाफी बोझ बिल के ढांचे को मज़ीद पेचीदा बना देता है। सार्फिन के लिए अपने बिजली के अखराजात को समझना, उनका इंतज़ाम करना मुश्किल है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतें कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। IPPs के माहिदों पर दोबारा बातचीत की गई। हम बिजली के बिलों को आसान बनाने के लिए भी पुरज़म हैं। बिजली की असल कीमत की वसूली करेंगे, न कि मुख्तलिफ इजाफी चार्जेस की वसूली। सार्फिन के बिलों से गैर मुतल्लिका चार्जेस को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जुलाई 2025 से बिजली के बिलों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमतें सूबाई लेवीज और ड्यूटीज़ की वसूली के मुतबादिल तरीके तलाश करें। पावर डिवीजन की इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत फिर से मौखर करने इस्तदा कर दी गई है, और नेपरा की कानूनी टीम ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त को गैर कानूनी करार दे दिया है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की सरबराही में कि इलेक्ट्रिक की बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पावर डिवीजन ने समाअत मौखर करने की इस्तदा करते हुए कहा कि हुकूमत FCA को भी यूनिफॉर्म टैरिफ शामिल करने का प्लान रखती है। बुनियादी टैरिफ से मुतालिक एक दरख्वास्त अलग से अथॉरिटी में मौजूद है। विफाक के पास महदूद स्पेस है, जिसकी वजह से
से सब्सिडी के मुताबिक नहीं हो सकते। नेपरा की कानूनी टीम ने पावर डिवीजन की दरखास्त को गैर कानूनी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफाकी हुकूमत अपने फैसलों में वाज़ेह इख्तियारात रखती है। FCA के मामले पर वजारत ऐसे दरखास्त नहीं कर सकती। फ्यूल प्राइस से मुतालिक कानून बड़ा वाज़ेह है। बुनियादी टैरिफ और FCA से मुतालिक अलग अलग कवानीन मौजूद हैं। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अली ने कहा कि इलेक्ट्रिक की दरखास्त ₹4.59 महंगी करने की होती तो फिर क्या होता। नेपरा अथॉरिटी ने ₹4.69 बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली और कहा अथॉरिटी दरखास्त पर अदाद शुमार और दलाइल का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नाज़रीन, गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माह जुलाई के लिए LPG की कीमतों में कमी। LPG की कीमत में ₹7.51 फी किलोग्राम कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹87.71 सस्ता कर दिया गया है। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,263 मुकर्रर कर दी गई है। LPG की नई कीमत ₹191.80 फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से आइंदा माह के लिए होगा। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं को हमेशा इज्जत, हैसियत और उरूज मिला। फारूक लगारी, मुस्तफ़ा खुर समेत कई शख्सियात ने पीपल्स पार्टी से वाबस्ता होकर सियासी बुलंदी हासिल की, जबकि बेवफाई करने वालों का सियासत में कोई नामो निशान बाकी ना रहा। पीपल्स पार्टी टिकट या किसी मफाद की कमेंट्स पर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती। फैसले हमेशा मेरिट पर किए जाते हैं। पार्टी क़यादत ने यकीन दहानी कराई कि नज़रियाती कारकुनों के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब। इनसे बात करते हैं। जो लोग इसमें आए वो बड़े बड़े लोग बन गए। मुस्तफ़ा अखर को ले लें, मुस्तफ़ा जतोई को ले लें, फारूक लगारी को ले लें, लेकिन जब वो इस पार्टी से उन्होंने बेवफाई की तो फिर उनका नाम निशान मिट गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है और इसमें जो है वो अब आज़ाद कश्मीर की सियासत में लोग आ रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास जो है वो अभी शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और मैं ये समझता हूँ कि उनके आने से पीपल्स पार्टी यकीनन मुस्तहकम हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। पीपल्स पार्टी हमेशा मेरिट पे फैसला करती है और जब भी कोई लोग शामिल होते हैं कभी किसी को कमिटमेंट नहीं देते कि आपको टिकट की कभी कमिटमेंट नहीं होती। वो पार्लिमानी बोर्ड है, वो पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा और वो मेरिट को देखेगा। जी हमारे साथ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब मौजूद है, जिनका ये कहना है कि आइंदा इलेक्शन 2026 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। जी वेलकम बैक। कराची के इलाके खरादर में 2 इमारत के बीच बने कॉरिडोर और सीढ़ियां गिर गई हैं। इमारत में फंसे 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 1 से 2 घंटे तक जारी रहा। तफसीलात आबदा खान की रिपोर्ट में। बारिश के पहले स्पेल ने कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ओल्ड सिटी एरिया में बुसीदा इमारतें खतरे की अलामत बन गईं। खारादर में 6 मंजिला इमारत के जीने जमीन पर आ गिरे। 5:30 बजे का एक धमाका हुआ तो हम समझे कोई पत्थर गिरा है, तो उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं था। हम लेट गए। फिर 7:30 बजे के बड़े बहुत बड़ा धमाका हुआ तो डट करके जितने छत से लेके पहले माले तक के सारे कॉमन गिर गए। रिहायशी अंदर फंस गए। पुलिस रेस्क्यू की टीमों ने फंसे रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे पहुंचकर हमने 22 बंदों को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू वालों के साथ मिलकर जो अंदर फंसे हुए थे। इमारत से निकाले गए रिहायशियों को करीबी स्कूल में शिफ्ट कर दिया। मुतासिरीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुतासिरीन का कहना है हमें रिहाइश फराहम की जाए, हम कहाँ जाएंगे। ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते। अभी हमारे रिहाइश का भी कुछ बंदोबस्त नहीं है। और मेरी शुगर मानसून बारिश के मजीद स्पेल एंट्री देने को तैयार हैं। ऐसे में ओल्ड सिटी एरिया में मजीद खस्ता हाल इमारतें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि रकम वसूली के बावजूद TMCs ने सड़कों की मरम्मत नहीं की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खत लिख दिया। खत में मेयर कराची ने लिखा कि कराची में सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए हैं। ताहम रकम वसूल करने के बावजूद बेशतर TMCs ने सड़कों की मरम्मत नहीं की। KMC और DMCs ने सिंध हुकूमत की मदद से सड़कों की मरम्मत की, मगर अब शहर की अहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदी गई
رہی ہیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ گیس کی فراہمی ضروری ہے مگر سڑکوں کی مرمت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں، حالیہ بارشوں سے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتوں میں بارہا مرمت فنڈ صرف سڑکوں پر خرچ کرنے کی بات کی۔ ٹاؤنز حدود سے تجاوز کر کے KMC کی سڑکوں کے چارجز بھی وصول کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے خط میں کہا کہ تمام TMCs کو فوری ہدایت دی جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا میر کراچی کے خط پر رد عمل، کہا میر کراچی کا خط سندھ کے بلدیاتی نظام پر چارج شیٹ ہے۔ میر اعتراف کر رہا ہے کہ سڑکوں کے مرمت کے لیے رقم لی گئی مگر کام نہیں ہوا۔ علی خورشیدی نے کہا کہ TMCs نے KMC کی سڑکوں پر بھی چارجز لیے۔ سندھ میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی محض دکھاوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام کو صرف تباہ حال سڑکیں اور خط ملے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا ہے۔ بالی ووڈ کے معروف سینئر اداکار نصیر الدین شاہ پنجابی فلم سردار جی 3 کے ریلیز پر ہونے والے تنازع پر بالی ووڈ اداکار کو گلوکار دلجیت دوسانجھ کی حمایت میں بول پڑے۔ نصیر الدین شاہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ میں دلجیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ BJP کئی عرصے سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب دلجیت پر حملہ کیا جائے اور ایسا لگتا ہے کہ آخرکار انہیں موقع مل گیا۔ دلجیت نے اس کاسٹ پر اس لیے حامی بھری کیونکہ ان کا ذہن زہریلا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نصیر الدین شاہ نے طنزیہ انداز میں مزید لکھا کہ یہ گنڈے صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے عوام کے درمیان ذاتی رابطے ختم ہو جائیں۔ کوئی مجھے پاکستان میں مقیم قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے اظہار محبت یا ان سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ کرک سے خبر دیں، نارا بنڈا میں گھریلو تنازع پر فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی کو اور بھتیجے کو قتل کیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ کرک سے خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹرز کی تعمیر و ترقیاتی کام اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے 1960 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے اس ادارے کو تحلیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس عمل سے شہر کے انتظام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں سیکٹرز کا انتظام ہو یا ماحولیاتی حفاظت، شہریوں کے لیے سہولیات کی فراہمی ہو یا ہنگامی حالات، محکمہ CDA سرگرم نظر آتا ہے۔ CDA کی ذمہ داریوں میں اسلام آباد میں زمینوں کی خرید و فروخت، الاٹمنٹ، سڑکیں، پل، پانی کی فراہمی، سیوریج، بجلی اور پارکوں کے انتظامات شامل ہیں۔ CDA دارالحکومت میں تعمیرات کو قوانین کے مطابق ریگولیٹ اور ماحولیاتی تحفظ، شہری سہولیات کی فراہمی کی بھی ذمہ دار ہے، جبکہ نئے رہائشی اور تجارتی منصوبے بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت CDA کے میونسپل اختیارات کو منسوخ کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا CDA کا کام اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے تحت ترقیاتی ضروریات پوری کرنا تھا جو مکمل ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کے سیکشن 15A کے تحت CDA کے میونسپل اختیارات منتخب میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کو منتقل ہونے چاہیے۔ چیئرمین CDA مزدور یونین چودھری یاسین کہتے ہیں اس فیصلے سے 15,000 ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ ABN کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA کے نام سے چل رہی ہے، یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں 15,000 ملازمین کام کرتے ہیں، 15,000 خاندان ہیں۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ CDA کا قیام کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 1960 کے تحت عمل میں آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ CDA کو تحلیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس سے CDA کے 15,000 سے زائد ملازمین کا براہ راست متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سوال یہ ہے، جب ملک کے دیگر بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشنز کے ساتھ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں تو شہری اقتدار میں ایسا کیوں نہیں؟ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ روسی سفیر کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات اسد کیسر کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں اسٹریٹجک کمیٹی کے ہیڈ رؤف حسن بھی شریک تھے۔ ملاقات میں اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور علاقائی ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فریقین نے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں خطے کی فلاحی اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ روسی سیاسی مشیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔